नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चरक चिकित्सा। चरक चिकित्सा स्थान शुरू कर रहे हैं तो उसमें पहला चैप्टर है रसायन अध्याय और दूसरा है बाजीकरण। वो सबको पता है। रसायन अध्याय में हम पहला पाद पढ़ेंगे आज, अभ्याम्लकीय रसायन पाद। ठीक है। तो उससे पहले अपन देखते हैं कि सूत्र स्थान में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी, चतुष्क शैली। ये किसकी विशेषता है? चरक की। ये मतलब केवल आचार्य चरक ने ही बताई थी। चतुष्क शैली क्या था? चतुष्क शैली था मतलब चार जो चैप्टर्स है उनका जो समूह है, चार चैप्टर के समूह को क्या बोलते हैं? चतुष्क। ये कितने थे? 7। कौन कौन से थे? वेश्वनी, करो, योजना, अन्नपान की। ठीक है। तो भेषज था भेषज, स्व से स्वस्थ, नि से निर्देश, कैसे कल्पना, रोग चतुष्क, योजना चतुष्क और अन्नपान चतुष्क। ठीक है। तो ये 7 चतुष्क किसने बताए? ये 7 चतुष्क किसने बताया? चरक से। ये इनकी विशेषता थी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है चतुष्पाद शैली। चतुष्पाद शैली क्या चीज़ है? ये मतलब चैप्टर तो एक ही है लेकिन उसके 4 पाद बना दिए। देखो मैं इसको समझाऊँ। माना कि 4 गाय हैं। ठीक है। उन 4 गाय के जो समूह है उसको तो अपन बोल देंगे चतुष्क। और जो एक गाय है, एक गाय के क्या है? 4 पैर है, तो उन पैर को क्या बोल देंगे? पाद। तो समझ गया है? मतलब चैप्टर एक ही है लेकिन उसके पार्ट 4 कर दिए, तो वो है चतुष्पाद शैली। ये भी चरक की विशेषता है। मतलब आचार्य चरक ने ऐसा बताया है। ठीक है। तो पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसमें कुल रसायन योग कितने? 63। ठीक है। ठीक है। इसमें 4 पाद आएंगे। तो इसका एक न्यूमोनिक है आपका। ठीक है। और शैम्पू। ये जो है ये तो है बाजीकरण के, ये है रसायन के। ठीक है। रसायन की जो न्यूमोनिक है वो क्या है? आपका, शैम्पू। तो आपका से अपन क्या याद करेंगे? ए से हो जाएगा अभयाम्लकी, पी से हो जाएगा प्राणकामीय, के से हो जाएगा कर्प्रचितीय और ए से हो जाएगा आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है। अभयाम्लकीय, प्राणकामीय, कर्प्रचितीय, आयुर्वेद समुत्थानीय। अब देखो यहाँ पे दो दो जगह ए आ रहा है। ठीक है। तो अब ये कैसा आप याद करोगे कि पहले ए आता है बाद में आ आता है। ठीक है। तो ए वाला पहले आ जाएगा मतलब अभयाम्लकीय, आ बाद में आएगा तो मतलब आयुर्वेद समुत्थानीय। ठीक है। ये ऐसे एमपीयू जब अपन बाजीकरण पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक ए आएगा। इस ए का जो मतलब है वो है आसिक्त क्षीरिकम। ठीक है। इस ए का क्या मतलब है? आसिक्त क्षीरिकम। तो पहले जो चैप्टर है उसमें 4 पाद है, अभ्याम लकड़ी, प्राणकामी, कर्प्रचिति और आयुर्वेद समितानी। टोटल कितने योग है इसमें? 63। कैसे याद करोगे? माना कि ये देखो 1 नंबर पे आएगा, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे। 4 पे तो इसमें तो 4 योग हो जाएंगे। इसका अगर अपन स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। 4 इंटू 4 16। तो ऐसे इसको याद कर लेना। अब हम लकी 6, इसका अगर अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। उसमें +1 कर देते हैं 37। कुछ इस तरह से अपन इसको याद कर लेंगे। तो ये 4 नंबर पे आ रहा है तो 4 इसमें हो जाएंगे, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 16। ऐसे ही जो अभ्याय हम की इसमें 6 योग आएंगे, अगर इसका स्क्वायर करके +1 कर देंगे तो आ जाएगा 37। ये हो जाएंगे प्राणकामीय में। ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखो इसके वर्णन की बात करें कि रसायन का जो वर्णन है वो किस आचार्य ने कहाँ कहाँ पे किया है, तो देखो जो अष्टांग हृदय है उन्होंने 39-40, ये लास्ट चैप्टर है इनके। और अष्टांग संग्रह इनके भी जो उत्तर तंत्र के लास्ट चैप्टर है उनकी। अष्टांग संग्रह के उत्तर तंत्र में 50 चैप्टर है और अष्टांग हृदय में के उत्तर तंत्र में 40 है। तो उन्होंने लास्ट वाले चैप्टरों में इनका रसायन का वर्णन किया है। सुश्रुत की अगर बात करें तो उन्होंने बीच में वर्णन किया है। देखो इन्होंने 26 नंबर पे पहले बाजीकरण डाला है। ठीक है। बाजीकरण का सिर्फ एक ही चैप्टर में वर्णन किया है, लेकिन जो रसायन है इसका वर्णन 27, 28, 29 और 30 में किया है। मतलब 4 चैप्टर जो है उनमें रसायन का वर्णन किया है इन्होंने, और जो एक चैप्टर है वो बाजीकरण का। तो यहाँ पे देखो बात ये है कि सुश्रुत ने पहले बाजीकरण का वर्णन किया बाद में रसायन का, जबकि आचार्य चरक ने क्या किया? पहले रसायन का वर्णन फिर बाद में बाजीकरण का। तो ये इन दोनों का उल्टा चलता है। ठीक बात है। फिर इसके बाद अपन अभय अम्ल की रसायन पाद पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे भेषज के पर्याय कितने हैं? 9। कौन कौन से हैं? चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापनम और हितम। चिकित्सितम, चिकित्सितम मतलब जिससे चिकित्सा की जाए।
इसलिए इसको क्या बोल देंगे, चिकित्सम। व्याधिहर मतलब जो व्याधि को हरता है, मतलब व्याधि का नाश करता है। पथ्य मतलब जो शरीर के लिए हितकर हो। अब शरीर के लिए हितकर औषध भी हो सकती है और वो आहार भी हो सकता है। दोनों चीज़ें पथ्य हो सकती है ना। और आहार, आहार के बारे में तो अपन ने खूब पढ़ा है। पथ्य तो औषध भी तो हो सकती है ना। औषध आहार दोनों चीज़ें वो पथ्य हो सकती है। ठीक है। फिर साधन, साधन मतलब एक तरह से जिसके द्वारा मतलब जो डॉक्टर है वो ट्रीटमेंट करेगा, उसके पास क्या औजार है, क्या उसके पास ऐसी चीज़ है जिससे वो ट्रीटमेंट करेगा, तो वो क्या है, भेषज। भेषज ही तो है, उसी से तो वो ट्रीटमेंट करेगा। इसको औषध भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये जो इसमें P4 है, इनको अच्छे से याद करना। कौन कौन से P4? पी से है पथ्य, प्रायश्चित, प्रशमन और प्रकृति स्थापन। ये P4 वाले है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में पूछे जाता है। प्रायश्चित की बात करें, देखो कोई भी चीज़ प्रायश्चित प्रायश्चित कब करेगा, जब उसने कोई गड़बड़ की हो। जब अपन ने कुछ गड़बड़ की, माना कि मिथ्या आहार विहार किया, मिथ्या आहार ग्रहण किया, माना कि अपन ने कचौरी खा ली, एसिडिटी हो गई। ठीक है, एसिडिटी हो गई, तो अब अपन का क्या करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, मतलब इसका एक तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो प्रायश्चित मतलब कुछ बड़ा गड़बड़ कर दिया तो उसको अपन ठीक करेंगे। तो अपन ने कचौड़ी खा ली, एसिडिटी हो गई, अब इसको ठीक करेंगे। प्रशमन, प्रशमन देखो, जो रोग होता है, जब रोग होता है तो उसमें क्या होता है, दोषों का प्रकोप होता है। रोग जब भी होगा तो उसमें दोषों का प्रकोप होगा, सीधी सी बात है। अब इन दोषों को जो शांत करेगा वो क्या हो जाएगा, प्रशमन। सॉरी, इधर। ठीक है, दोषों का प्रकोप हुआ, और जब रोग होगा तो दोषों का प्रकोप होगा। अब इस दोषों का जो प्रकोप है इसको शांत कौन करेगा, प्रशमन। प्रकृति स्थापन, देखो जब रोग होता है तो शरीर में क्या हो जाती है, विकृति उत्पन्न हो जाती है कि नहीं हो जाती। विकृति होती है शरीर में, और उस विकृति को ठीक कौन करेगा, प्रकृति। तो प्रकृति स्थापन। औषधि तो ठीक करती है। हितम, जो मतलब शरीर के लिए हित करो। तो 9 इसके पर्याय थे, चिकित्सितम, व्याधिहरम, पथ्यम, साधनम, औषधम, प्रायश्चितम, प्रशमनम, प्रकृति स्थापन और हितम। तो इसमें जो P4 है इनको अच्छे से याद कर लेना। P4 कौन से, पथ्य, प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन। ठीक है, ये चारों को अच्छे से याद कर लेना, पूछे जाता है, पूछा भी गया हुआ है। ये शायद उत्तराखंड वाले में पूछा गया था, पीजी एंट्रेंस में, कि उसने भेषज नहीं बोला था, यहाँ बोला था चिकित्सा। तो अगर चिकित्सा के पर्याय पूछे तो भी आपको यही याद रखना है। ठीक है, उसने चिकित्सा करके पूछा था कि चिकित्सा का पर्याय कौन सा है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन था पथ्य। अब नॉर्मली जिसने नहीं पढ़ा वो सोचेगा नहीं ना पथ्य है, तो ये है, तो ये आपको याद करना है। P4 वाले अच्छे से याद कर लेना इसमें से। अब भेषज की अगर भेद की बात करें तो दो भेद होते हैं। भेषजम द्विविधम चैतत, स्वस्थस्य ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगनुत। पहला तो है स्वस्थस्य ओजस्कर, दूसरा है आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थ ओजस्कर मतलब कोई हेल्दी पर्सन है, उसको अपन हेल्दी मेंटेन करके रखे, मतलब हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखे, वो होता है स्वस्थ ओजस्कर। ये स्वस्थ व्यक्ति की ऊर्जा, ऊर्जा या ओज बोलो, कुछ भी बोलो, जो ओज ओज ऊर्जा को बढ़ाए, ओज को बढ़ाए, तो वो स्वस्थ ओजस्कर, मतलब हेल्दी पर्सन को हेल्दी मेंटेन करके रखे। दूसरा है आर्तस से रोगनुत। ठीक है, आर्तस का मतलब होता है रोगी, बोलते हैं ना अपन आतुर, रोगी को आतुर, तो ये आर्तस मतलब रोगी। रोग मतलब रोग, नुत मतलब नाश। तो रोगी के रोग का जो नाश कर रहा है वो है आर्तस रोगी, मतलब रोगी व्यक्ति के रोग का नाश करने वाली। तो भेषज दो प्रकार की होगी, स्वस्थ ओजस्कर और आर्तस रोग, मतलब हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखेगी, और किसी को मतलब रोग है तो उसको भी क्या करना है, अपने को हेल्दी बनाना है। तो हेल्दी को हेल्दी मेंटेन करना, और रोगी जो व्यक्ति है उसको भी क्या बनाना, हेल्दी बनाना। तो ये इसके दो भेद हो जाते हैं। फिर अभेषज, अभेषज होती क्या है, जो मतलब भेषज के विपरीत हो। भेषज के जो अपोजिट होगी वही क्या हो जाएगी, अभेषज। अभी अभेषज जो होती है दो प्रकार की होती है, बाधन और सानुबाधन। बाधन मतलब एक तरह से एक्यूट, और ये सानुवादन मतलब क्रॉनिक। एक्यूट मतलब जो तत्काल कोई भी चीज़ जो है इंस्टेंट काम करेगी, मतलब जैसे माना कि अपन मार्केट गए, वहाँ से अपन कोई जहर लिया है, खा लिया, तो तुरंत ही इफेक्ट डालेगा ना। उसको उपद्रव करने का भी इतना टाइम नहीं मिलता, उसमें तुरंत वो इफेक्ट डालेगा। तो वो तो क्या हो जाता है, बाधन। वहीं अगर अपन बात करें सानुवादन की, सानुवादन मतलब जो कालांतर में
रोग उत्पन्न करे या कालांतर में कष्ट उत्पन्न करे। सॉरी, इसमें एक चीज़ और रह गई, विष विष का तो मैंने बता दिया कि जैसे माना कि विष ग्रहण किया तो तुरंत ही तत्काल इंस्टेंट ही वो अपने इफेक्ट शो करेगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें दिवास्वप्न, माना कि आज मैं 4 घंटे सो गया, ठीक है, दिवास्वप्न से होता क्या है, कफ पित्त बढ़ जाते हैं, ठीक है, कफ और पित्त, मेनली कफ, तो ये तुरंत ही इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, आज मैंने दिवास्वप्न किया है तो आज ही इसके लक्षण आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि आज दिवास्वप्न कर रहे हो बाद में इसके ऐसा नहीं होगा इसमें, मतलब आज तुमने अगर दिवास्वप्न किया तो आज ही इसके लक्षण शो कर देगा, अपने कफ पित्त बढ़ जाएंगे। वहीं अगर अपन बात करें सानुवादन, सानुवादन मतलब एक तरह से क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब जो कालांतर में कष्ट उत्पन्न करे, मतलब अपन थोड़ा थोड़ा उसको ग्रहण करें, कोई भी चीज़ हो, जैसे दूसरी विषय है, उसको अपन थोड़ा थोड़ा ग्रहण करेंगे तो ये तुरंत इफेक्ट शो नहीं करेगा, बाद में इफेक्ट शो करेगा। माना कि अभी इसका जैसे एक एग्जाम्पल देखें तो माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक जो होता है, अगर अपन इसको ग्रहण करते रहेंगे, ग्रहण थोड़ा थोड़ा मतलब खाते रहेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तुरंत तो इफेक्ट शो नहीं करेगा, लास्ट में क्या कर देगा, कैंसर कर देगा। ऐसे ही माइक्रो प्लास्टिक के अलावा अगर अपन देखें तो अपन ये जो खाद वगैरह यूज़ करते हैं खेतों में, ये क्या करती है, ये भी अपनी बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो जाती है, बाद में फिर जाके इफेक्ट शो करती है। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, ये तुरंत इफेक्ट शो नहीं करती, ये मतलब थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट होते जाएंगे बॉडी में, बाद में जाकर इफेक्ट करेंगे। ऐसे ही कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ के लिए आचार्य चरक ने क्या बोला है, दीर्घ रोगा नाम, कुष्ठ के लिए बोला है ना, दीर्घ रोगा नाम मतलब जो लंबे टाइम तक रहे। कुष्ठ के लिए दीर्घ रोगा नाम किसमें बोला है, अग्रद्रव में। तो ये क्रॉनिक है, कुष्ठ क्या है, क्रॉनिक, एक क्रॉनिक डिजीज है। तो एबेसिस कितनी क्या काम करेगी, दो प्रकार की होगी, बादन और सानुवादन, बादन जो तुरंत इफेक्ट शो करेगी, सानुवादन जो कालांतर में करेगी। जैसे इसके एग्जाम्पल है दूसरी विष और कुष्ठ, इसके विष और दिवास्वप्न, ये आचार्य गंगाधर ने बताया, ये चक्रपाणी ने बताया। ठीक है, गंगाधर की अगर अपन बात करें तो गंगाधर की टीका कौन सी है, एक मिनट, गंगाधर ने कौन सी टीका लिखी है, जल्प कल्प तरु, ठीक है, जल्प कल्प तरु, ये इन्होंने टीका लिखी है। ठीक बात है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रसायन और बाजीकरण। तो इसके लिए क्या बोला है, स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु तद ब्रश्यम तद रसायनम। तो स्वस्थस्य ओजस्करम मतलब वही शरीर, जो हेल्दी पर्सन है उसको हेल्दी बनाए रखना, मतलब स्वस्थ पुरुष के शरीर को उत्कृष्ट बनाने वाले द्रव्यों को ही अपन क्या बोलेंगे, रसायन या बाजीकरण। जो स्वस्थस्य ओजस्करण का काम कर रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे, ब्रश, उसी को बोलेंगे रसायन। ठीक है, और प्राय प्रायन रोगानाम द्वितीय प्रश्न, मतलब दूसरा क्या है, जो औषध प्राय रोगों के लिए, मतलब प्राय प्रशमन, कौन सा प्रशमन, रोगों के प्रशमन के लिए, रोगों को प्रशमन के लिए प्रयुक्त होती है, वो क्या होती है, दूसरी। ठीक है, ये प्रशमन के लिए यूज में होगी। अब यहाँ पर अगर अपन बात करते तो देखो, चक्रपाणी और गंगाधर, चक्रपाणी ने यहाँ पे बोला है कि जो ये प्रथम यहाँ पे बोला है, एक तो देखो यहाँ पे है ना द्वितीय और प्रथम, तो प्रथम इन्होंने माना है यहाँ पे स्वस्थ ओजस्करम को, और द्वितीय माना है आर्तस्य रोगनुत। स्वस्थ ओजस्कर मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखना, और आर्तस्य रोगनुत मतलब जो रोगी व्यक्ति है उसको हेल्दी बनाना। गंगाधर ने बोला है कि प्रथम जो है ब्रश है, द्वितीय रसायन है, ये इतना मायने नहीं है, ज़्यादा सही कौन सा वाला है, चक्रपाणी वाला। तो रसायनबाजी कर्म में क्या है, स्वस्थस्य ओजस्कर्म यत्तु तद ब्रश्यम तद रसायनम प्राय प्रायन रोगानम द्वितीय प्रश्नम एतम। ठीक है, फिर इसके अलावा देखो उन्होंने बोला है ही उभयम ही उभयाकृत, ये बोला है ना, ही उभयम ही उभयार्थ, मतलब ये दोनों दोनों काम करती है। जो स्वस्थ ओजस्कर है वो आर्त से रोगनुत, मतलब ऐसा नहीं है कि जो स्वस्थ ओजस्कर है, माना कि जैसे च्यवनप्राश आपने लिया, ठीक है, वो इस रोगों में भी ठीक काम करता है, और जो आर्त से रोगनुत वाली चीज़ें हैं वो स्वस्थ से ओजस्कर में भी काम करती है, तो ये दोनों दोनों कार्य करती है। ठीक बात है। फिर इसके बाद अपन आते हैं रसायन की परिभाषा और उसके लाभ। तो जो यूजी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉफ में है, वो ये पूरा श्लोक याद करो, जो पीजी के हिसाब से कर रहे हो वो याद, ये वाला याद कर ले, काम हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या काम कर रहा है, ठीक है, क्या लाभ मिल रहा है, दीर्घ आयु,
ठीक है। मनुष्य की जो आयु है इसको बढ़ाता है। स्मृति, स्मृति को बढ़ाता है। स्मृति मतलब मेमोरी। मेधा, मेधा मतलब होता है ग्रेस्पिंग, ग्रेस्पिंग पावर। स्मृति और मेधा दोनों अलग अलग चीज़ है। स्मृति तो मतलब जैसे मैं अभी अभी आपको मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ, आप वो कितना कैच कर पा रहे हो, कितना वो ग्रेस्प कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, तो है आपकी मेधा। और लॉन्ग टर्म तक आप उसको कितना याद कर पा रहे हो, वो उसकी मेमोरी। ठीक है, वो आपकी स्मृति हो जाएगी। और अभी आप कितना कैच कर पा रहे हो, वो आपकी मेधा है। फिर इसके बाद आरोग्य, आरोग्यता प्रदान करता है। तरुण मतलब यंग बनाए रखता है आपको। प्रवाह मतलब आपकी एक तरह से चमक को बढ़ाए रखता है। बर्न, बर्न मतलब आप याद करोगे तो अपनी जो बॉडी है, बर्न से यहाँ पे है कि कलर कॉम्प्लेक्शन, कलर कॉम्प्लेक्शन जो है वो अपने बेस्ट पार्ट में हो। यहाँ पे बर्न से मतलब ये गौर या कृष्ण से नहीं है, इससे मतलब नहीं है। गौर कृष्ण हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन वो उसका जो कलर है वो बेस्ट पार्ट में हो, जो स्किन है उसकी एकदम स्मूथ हो, ऐसा नहीं मतलब बहुत अजीब सी लग रही हो या कुछ भी। ठीक है। स्वर उदार्य, स्वर जो है वाणी को क्या होती है, उदार करती है। ठीक है, मतलब आवाज़ एकदम दमदार कर देगा अगर आप रसायन सेवन करोगे तो आवाज़ दम। देह इंद्रिय बलम परम, तो ये देह को और इंद्रियों को क्या करेगी, बल प्रदान करता है। वाक सिद्धि, वाक सिद्धि मतलब तुम्हारा बोला हुआ फल जाना। मतलब आज मैं बोलूँ कि तुम ये तुम्हारे साथ ये होगा, मतलब तुम पीजी में सेलेक्ट हो गए या यूजी में टॉप करोगे, कुछ मैं बोलूँ अगर वो फल जाए तो वो है वाक सिद्धि। ये किससे आ जाएगी, अगर आप रसायन का सेवन करोगे तो वाक सिद्धि। प्रणिति, प्रणिति मतलब एक तरह से नम्रता, मतलब कितना आप नम्र हो। ठीक है। फिर कांति, कांति वही एक तरह से शरीर की सुंदरता। इसके बाद उन्होंने बोला लपते ना रसायनात्। यहाँ पे जो ना वर्ड यूज किया है ये किसके लिए यूज किया है, मनुष्य के लिए। ठीक है। और लाभोपाय ही सस्ता नाम रसादी नाम रसायनाम, ये लाइन यहाँ से इम्पोर्टेंट है पूरी। इसका देखो क्या मतलब है कि जो रसायन का अगर सेवन करेंगे तो ये अपनी जो 7 धातु हैं ये एकदम बेस्ट पार्ट में होंगी। रसायन का जो सेवन करेगा, ठीक है, वो तो उसकी जो सातों धातुओं क्या होंगी, बेस्ट पार्ट में। तो उत्तम रसादी धातु को प्राप्त करने का जो उपाय है वो क्या है, रसायन। लाभ उपाय, उपाय यहाँ पे लिखा है ना, उपाय क्या है, सस्ता नाम रसादी नाम। जो रसादी जो धातु उनको क्या करेगा, प्रशस्त करेगा। ठीक है, मतलब वो अपने बेस्ट पार्ट में होंगी। किस सेवन से होंगी, रसायन का अगर आप सेवन करोगे तो। तो इसके अलावा देखो सारंगधर और भेषज रत्नावली ने क्या बोला है, रसायनम तय तत्गे ये तो जरा व्याधि नाशनम, जरा व्याधि नाशनम। ठीक है, तो जो जरा का और व्याधि का क्या करे, नाश करे, वो क्या है, रसायन। या आचार्य सारंगधर ने बोला है। ठीक है, यदि जरा व्याधि विध्वंसम भेषजम तद रसायनम। भेषज रत्नावली में क्या बताया गया कि जरा व्याधि विध्वंसम। बात एक ही है, इन्होंने बोला है जरा व्याधि विध्वंसम, उसने बोला नाशनम, मतलब जरा और व्याधि को जो नष्ट करे, खत्म करे, वो बात एक ही है। वर्ड यूज अलग अलग कर दिया, लेकिन बात एक ही है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, नाशनम जो बोला है वो बोला है सारंगधर ने, और विध्वंसम जो बोला है वो भेषज रत्नावली। किसने लिखी थी भेषज रत्नावली, गोविंदनाथ सेन, 18वीं सदी में। ठीक है, ये कब सारंगधर तो पता है, आचार्य सारंगधर ने लिखी है। कब लिखी थी, 13वीं सदी में। ये 18वीं में, ये 13वीं में। ये गोविंदनाथ सेन ने, ये आचार्य सारंगधर ने। तो दोनों ने बात सेम ही बोली है, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बोल दिया। ठीक है, तो ये रसायन के गुण अपन ने पढ़ चुका है, जैसे आयु, दीर्घ आयु मिले, स्मरण शक्ति मिले, मेधा मिले, आरोग्य मिले, तरुण अवस्था मिले, ये सब अपन पढ़ चुके हैं ऊपर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं बाजीकरण की परिभाषा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाजीकरण की परिभाषा का रेफरेंस, क्योंकि बाजीकरण जो है वो बाजीकरण जो है वो है चैप्टर 2, लेकिन बाजीकरण की परिभाषा दे रखी है पहले फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट पाद में। तो यहाँ पे इसका रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कई बार पूछा गया है इसका रेफरेंस, कि जो बाजीकरण है उसकी परिभाषा किस में दे रखी है। तो आपको याद करना है पहले चैप्टर के
पहले आध में। ये इम्पोर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ मैं। तो अपन बाजीकरण की परिभाषा पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला अपत्य संतान कर्म। अपत्य मतलब संतान, तो संतान का क्या करे, विस्तार करे। जो विशेष अपत्य संतान का विस्तार करने वाली। यत सद संप्रयासनम। प्रयासनम मतलब हर्ष। हर्ष कौन सा, मतलब एक तरह से बैग्रेसनेस, जो अपनी बॉडी में क्या बड़ा है, बैग्रेसनेस। बैग्रेसनेस से रिलेटेड जो भी हर्ष होगा अपनी बॉडी में, ये उसको बढ़ाएंगे। क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि ये शुक्र को बढ़ा रहे हैं। अभी अपन पढ़ के आए ना, शुक्र धातु को अपने बेस्ट पार्ट में अगर ला रही थी, तो शुक्र अपना अच्छा होगा तो मैथुन भी मैथुन अच्छा होगा, एक्साइटमेंट अच्छा होगा, बैग्रेसनेस अच्छी होगी। ठीक बात है। फिर आगे अपन देखते हैं, देखो बाजी बाती बलो येन अपत्य प्रत्यय स्त्री है, मतलब जो बाजीकरण का सेवन करते हैं वो स्त्रियों के लिए क्या होता है, प्रिय होता है। तो स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय, जो बाजीकरण सेवन करते हैं वो स्त्रियों के लिए प्रिय होंगे। ठीक है। इसके अलावा भेषज सेवन से अप्रत्यत वेग के समान, अप्रत्यत मतलब बिना रुके, अप्रत्यत मतलब बिना रुके, नॉन स्टॉप। ठीक है। वेग से अत्यंत बलवान घोड़े के समान मैथुन। ये देखो, जो घोड़े होता है उसको बैक रेसनेस की निशानी के लिए यूज में लेते हैं एक तरह से। तो जो अगर बाजीकरण का सेवन करेगा उसमें कैसा होगा वो, मतलब बलवान घोड़े के समान मैथुन कार्य करने में समर्थ होगा। ठीक बात है। स्त्रियों के लिए अत्यंत प्रिय होगा, लिखा हुआ ना भक्त अति प्रिय स्त्री नाम, तो स्त्रियों के लिए क्या होगा, अति प्रिय होगा। येन च उपचीयते, येन च उपचीयते मतलब इसमें क्या करेगा कि जो शरीर में रस रक्त आदि जो धातु है उनकी क्या करेगा, वृद्धि होगी। इवन तुम वृद्धावस्था में भी शुक्र का क्षय नहीं होने देता। अगर आप बाजीकरण का सेवन कर रहे हो तो ये अपनी रस आदि धातु को, क्योंकि देखो इससे शुक्र धातु बढ़ती है। शुक्र धातु कब बढ़ेगी, जब रस बढ़ेगा, रस से रक्त मांस मेद अस्थि में, शुक्र तो लास्ट में आती है। तो इस सब धातुओं की क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो वृद्धावस्था तक भी शुक्र का क्षय नहीं होने देता। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि देखो प्रबुद्ध शाखा साके वियन चैत्य यथा महान, मतलब गांव के बाहर जो एक चैत्य वृक्ष होता है ना, चैत्य वृक्ष को आप समझ सकते हो, मतलब पीपल का पेड़। बहुत सारी शाखा होती है पीपल में, पीपल की पूजा भी करते हैं। तो मनुष्य जो है चैत्य वृक्ष के समान अनेक शाखा वाले वृक्ष के समान हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे पीपल की अनेक शाखाएं होती है, ऐसे ही मनुष्य की क्या होगा, अगर वो बाजीकरण का सेवन कर रहा है तो उसकी क्या हो जाएगी, बहुत सारी संतान हो जाएगी। तो एक तरह से उसको चैत्य वृक्ष के समान बोल दिया। ठीक है। भवत्य अर्चो बहुमत है, भवत्य अर्चो बहुमत मतलब बहुमत अर्च, बहुमत मतलब कैसे समझ, देखो बहुमत मतलब वोट बैंक। वोट बैंक कैसे, कि माना कि एक दादा थे, उसके 6 बेटे, अब उनके सबके फिर पाँच पाँच बेटे, फिर उनकी भी शादी हो गई, तो ऐसा कितना बड़ा मतलब एक फैमिली हो गई, तो उनका एक तरह से बहुमत मतलब वोट बैंक ज़्यादा हो गया ना। तो अब नेता वगैरह आएंगे तो सबसे पहले ऐसे लोगों को ही आके पूजेंगे कि चलो आप चलो, तो अनेक लोगों द्वारा पूजनीय। ठीक है। तो ये किसके लिए बोला गया, मतलब किससे हो गए, बाजीकरण से। ठीक है। तो अपन बहुमत अर्चन में यहाँ ये बात देख ली थी, बहुमत मतलब उसके वोट बैंक ज़्यादा होता है उनके पास। ठीक है। बहुप्रजन मतलब बहुत सारी मतलब बहुत संतान होती है उनके पास। ठीक है। तो बहुमत मतलब अनेक लोगों द्वारा पूजनीय है, क्यों पूजनीय है वो मैंने बता चुका हूँ आपको। फिर इसके अलावा देखो बाजीकरण से संतान उत्पत्ति में मूल होता है। संतान मूलम ये इम्पोर्टेंट है। संतान उत्पत्ति में मूल क्या है, वो है बाजीकरण, तो आप इसको याद रखना। बाजीकरण जो होता है उसको संतान उत्पत्ति में मूल गया। कैसे याद रखोगे संतान उत्पत्ति में मतलब संतान कब उत्पत्ति होगी, जब आपकी शुक्र अच्छा होगा। शुक्र को बड़ा अच्छा बेस्ट क्वालिटी में कौन लाएगा, बाजीकरण। ठीक है। इसके अलावा बाजीकरण सेवन से क्या होता है, यश श्रेय बल पुष्टि, मतलब उसको यश मिलता है, उसकी शोभा बढ़ती है, उसकी बल मिलता है, पुष्टि मिलती है। ये सब किससे मिलता है, बाजीकरण के सेवन से। तो आपको इसका सबसे मेन तो रेफरेंस याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। रसायन बाजीकरण।
ठीक है। तो रसायन बाजीकरण की बात करते हैं, स्वस्थ ओजस्कर्म त्वद्विविधम प्रोक्तम औषधम। ठीक है। तो स्वस्थ ओजस्कर्म, स्वस्थ ओजस्कर्म मतलब वही हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखना, कई बार आ चुका है। स्वस्थ पुरुष में प्रशस्त भाव को बढ़ाने वाली औषध, ये इसके दो भेद हैं। ठीक है, रसायन और बाजीकरण, स्वस्थ सोजस करके। ठीक है। तो सबसे पहले देखो रसायन बाजीकरण का वर्णन किया है पहले चरक ने, अगर आप देखो सब पहले और दूसरे चैप्टर में क्या किया है, पहले रसायन का वर्णन किया फिर बाजीकरण का। जो ज्वर आदि है, जैसे ज्वर है, उसके बाद रक्त पित्त है, ठीक है, इसके बाद गुल्म वगैरह, ये जो सब है इन सबको बाद में वर्णन किया है। पहले किसका वर्णन किया है, पहले किया है रसायन बाजीकरण। क्यों किया है, तो इनको क्यों इंपॉर्टेंस दी, क्योंकि उनका उनके हिसाब से क्या था, स्वस्थ से मतलब हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखना, उनके हिसाब से ये था ज़्यादा मैटर करता है कि जो हेल्दी पर्सन है वो हेल्दी बना रहे। तो उनके लिए क्या है, औषधियों की मतलब, और जो औषधि हैं, जो रोग मतलब उत्पन्न हुए होंगे ही नहीं उसके रोग उत्पन्न, तो उसको ठीक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम हेल्दी को हेल्दी बनाए रखोगी तो इसलिए सबसे पहले उन्होंने रसायन बाजीकरण का किया है, मतलब वो हेल्दी पर्सन को हेल्दी बनाए रखना चाहते। रोग ही उत्पन्न नहीं होगा तो तुमको बाकी उन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इनका वर्णन किया है। ये कहाँ से मिला है, सूची कटायन यहाँ से। ठीक बात है। फिर आगे अपन बढ़ते हैं अवैध सेवन करने की निषेध। अवैध क्या थी, जो औषध के विपरीत हो है अवैध। ठीक है, इसका सेवन क्या किया गया है, निषेध किया गया। क्यों, इससे क्या चीज होगी, बाधन और सानुवादन, मतलब या तो तुरंत इफेक्ट डाल देगी, तुरंत मार देगी, या कालांतर में मार देगी। इसलिए अवैध का क्या किया है, निषेध किया है। ठीक है, बाधन और सानुवादन की वजह से अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आता है रसायन प्रयोग की विधि, कि रसायन जो है वो कैसे यूज में लेते हैं। तो रसायनाम द्विविध प्रयोगम अमृतस्यो विदु, मतलब जो ऋषि वगैरह हैं उन्होंने दो उसके बताया है कैसे इसको ग्रहण करना है। पहला है कुटी प्रावेशिक, दूसरा है बातात्विक। कुटी प्रावेशिक, कुटी प्रावेशिक मतलब एक तरह से इंडोर में, इंडोर जो अंदर रह के लेते हैं। माना कि जैसे आईपीडी, आईपीडी है, आईपीडी में क्या करते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, एडमिट करते हैं, फिर वहाँ रहकर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हो गई एक तरह से कुटी प्रावेशिक। बातात्विक मतलब आप याद कर लो ओपीडी, मतलब ओपीडी में कोई पेशेंट आया, वो स्वस्थ व्यक्ति आया, वो आपको आके बोल रहा है कि मतलब मेरे को कोई ऐसी औषधि दो जिससे बल बढ़े, मैं और थोड़ा हेल्दी हो जाऊँ। तो वो जो होती है वो होती है बातात्विक। मतलब ये तो होती है इंडोर, ये एक तरह से आप बात और आतप, बात और आतप कहाँ होगी, बात मतलब वायु, आतप मतलब धूप, तो ये कहाँ होंगे, मतलब एक तरह से आउटडोर में हो गए। तो बाहर से आया, बाहर से कहाँ मिलेगी, बात और आतप मिलेंगे। तो ये हो जाएगा बातात्विक। कुटी प्रावेशिक मतलब ये इंडोर। तो इसकी दो विधियाँ होती है, कुटी प्रावेशिक, बातात्विक। बातात्विक को सौर्य मारुतिक भी बोलते हैं। सौर्य मतलब सूर्य, वो एक तरह से क्या होगी, आतप, और वायु क्या होगी, मारुत। मारुत किसका पर्याय है, भारत वायु का तो है। सही बात है। तो दो विधियाँ हैं, कुटी प्रावेशिक और बातात्विक। फिर देखो रसायन है, रसायन क्या करता है, रसायन के प्रयोग से सात्विक गुणों की प्राप्ति होती है। अपन ने पढ़ा था ना कि ये सभी जो धातु है, रसादी जो धातु है, रसादी धातुओं को क्या करता है, पुष्ट, और जो बाजीकरण इससे राजस गुणों की प्राप्ति हुई। क्यों, क्योंकि एक तरह से बैगरसनेस को बढ़ा रहा था, अपन देखे थे ना बैगरसनेस, इसलिए इसको राजस गुणों की प्राप्ति होगी किससे, बाजीकरण से, और रसायन से होगी सात्विक गुणों की प्राप्ति। अब आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 7 पुरुषों को रसायन प्रयोग के लिए अयोग्य माना है। ये सुश्रुत चिकित्सा स्थान में आपको मिलेगा, ये पीजी के हिसाब से, यूजी वालों की छोड़ सकते हो। ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले बोला अनात्मनम। अनात्मनम मतलब जो अपनी आत्मा, मतलब अपने शरीर के लिए क्या हो, कॉन्शियस नहीं हो, अपने शरीर के लिए कॉन्शियस नहीं है। जैसे आज खाना खाया, ठीक है, अब 2 दिन फिर दो मतलब आज, सॉरी, आज इसने रसायन वगैरह का सेवन कर लिया, फिर 2 दिन बाद कर रहा है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, अपनी शरीर के लिए वो कॉन्शियस ही नहीं है, तो उसको नहीं देना रसायन। इसके अलावा जो आलसी है उनको नहीं देना। दरिद्र मतलब जो गरीब है, वो क्या करेंगे, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे गरीब लोग, तो उनको नहीं देना। इसके अलावा जो प्रमादी, प्रमादी मतलब नशे वगैरह करते हो, नशे करके पड़े हैं, भांग पी के पड़े हैं, तो उनको उनको भी है रसायन का सेवन नहीं करना। व्यसनी, व्यसनी, सॉरी सॉरी,
व्यसनी का मतलब होता है नशा, नशा करके पड़े हुए हैं, गांजा फूक के पड़े हुए, ये होता है व्यसनी। प्रमादी का मतलब होता है मानसिक विकृति। प्रमादी का मतलब होता है मानसिक विकृति, जिसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो तो उसको भी क्या रसायन का सेवन नहीं करवाना। जो प्रमादी हो मतलब मेंटल जिसको डिसऑर्डर है। व्यसनी मतलब जो नशे पते करता है, तो उसको भी रसायन का सेवन के लिए मना। पाप कृत जो मतलब पाप कर्म करता है, माना कि जैसे कोई गुंडा है, उसको तुम रसायन खिला दोगे और बलशाली बना दोगे और वो लोगों को मारेगा और लूटेगा लोगों को, तो उसको भी मना किया है। तो जो पाप कर्म करते हैं उनको भी। और जो भेषज अपमान है, मतलब भेषज का अपमान करे या एक तरह से अपने आयुर्वेद का जो अपमान करे कि नहीं तुम्हारा आयुर्वेद कुछ नहीं है वो, तो उसको भी तुमको रसायन का सेवन नहीं करवाना। ठीक है। रसायन प्रयोग का समय मतलब कब इसका सेवन करना है, तो पूर्व बयासी। पूर्व बयासी, व्यय मतलब होती है एक तरह से अपनी युवावस्था। तो युवावस्था के पूर्व मतलब इसके पूर्व क्या आती है, तो बाल्यावस्था। तो एक तो बाल्यावस्था में करवाना है, और मध्यवा, मध्य में अपनी क्या आती है, युवावस्था। तो बाल्यावस्था और युवावस्था, इन दोनों अवस्थाओं में रसायन का सेवन करना नहीं, वृद्धावस्था में नहीं करना। तुम वृद्धावस्था में करा के उसको करवा रहे हो कि हाँ अब उसमें बल वगैरह आ जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बाल्य और युवावस्था में इसका सही समय है प्रयोग का। ठीक है, वृद्धावस्था नहीं है। पूर्व वैसी, इसका मतलब समझ में आ गया। पूर्व वय, वय मतलब बाल्यावस्था। मध्य मतलब मध्य में अपन क्या आती है, युवावस्था होती है, तो उसमें इसका सेवन करवाना है। देखो अब तक जो अपन ने पढ़ चुका है उसको एक बार थोड़ा अपन रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ने भेषज के पर्याय पढ़े थे नो। चिकित्सम व्याधिवरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम और हितम। फिर ठीक है, इसके अलावा ये दो प्रकार के थे। स्वस्थ से ओजस कर्म, आर्त से रोग, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रख रहा है, और जो रोगी है उसको भी क्या कर रहा है, हेल्दी बना रहा है, मतलब उसके रोग को दूर कर रहा है। फिर ये स्वस्थ से ओजस का अपन ने पढ़ा था, दो प्रकार का था, रसायन और बाजीकरण। इसका सेवन अपन कर रहे थे, दो दो विधियों से सेवन कर रहे थे, कुटी प्रावेशिक और वातात्मक, मतलब एक तो इंडोर और एक तरह से मतलब बाहर रह के नॉर्मली। फिर इसके अलावा अपन ने अभेषज पढ़ी, जो भेषज के विपरीत हो वो अभेषज। दो चीज़ें अपन ने पढ़ी थी इसमें, बादन और सानुबादन। बादन मतलब वो एक्यूट, ये क्रॉनिक। अपन ने इसमें क्या पढ़ा था, कुष्ठ। इसमें क्या पढ़ा था, दिवास्वप्न और विष। इसमें कुष्ठ के अलावा एक और क्या था, दूसरी विष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन पढ़ते हैं कुटीर निर्माण की विधि। तो पीजी के लिए पर्पज से देखें तो इसमें ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। मतलब इसकी डायरेक्शन बताइए। जैसे माना कि ये कोई नगर है, ठीक है। अब इसकी अगर अपन डायरेक्शन देखें तो ये ऊपर उत्तर होगी, ये दक्षिण होगी, ये पूरब होगी, ये पश्चिम होगी। ठीक है, तो कहाँ पे बनाना है इसको, उत्तर और पूरब, इस दोनों के बीच में, मतलब एक तरह से यहाँ पे उत्तर पूर्व डायरेक्शन में इसको बनाना है कुटी का निर्माण। तो ये डायरेक्शन इसकी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, उत्तर पूर्व दिशा में। दूसरा, ये अपन आगे बढ़ा बताएंगे। पहले सबसे पहले देखो कहाँ पे बनानी। कुटी प्रावेशिक रसायन विधि का उपदेश किया जा रहा है, जिस स्थान पर पुण्य करने वाले राजा, वैद्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और साधुजन निवास करते हैं, ऐसे स्थान पर बनानी है। भैरत हो, उत्तम हो। जिस स्थान पर आवश्यक सामग्रियाँ सुविधे, सुविधे मतलब सुलभता से, मतलब इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, जो भी आवश्यक सामग्रियाँ होती है वो इजीली अवेलेबल हो। ठीक है, ये डायरेक्शन आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखनी है। पूर्व और उत्तर दिशा में कुटी का निर्माण करवाना। तो जिस कुटी का विस्तार जो है, विस्तार मतलब चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई पर्याप्त हो, और कुटी त्रिगर्भा हो। अब त्रिगर्भा मैं आपको बताऊँ, मतलब एक तरह से 3 लेयर वाली होनी चाहिए। ठीक है, जैसे माना कि आपको मैं बताऊँ तो ये एक घर है, इसका यहाँ पे एक गेट है, ठीक है, ये पहली लेयर हो गई। फिर इसके अंदर ऐसे मकान बनाया, इसका गेट यहाँ पे रखा। फिर इसके अंदर एक कमरा बनाया, इसका गेट इधर रखा। तो ये 3 लेयर हो गई ना। तो ये हो गई त्रिगर्भा, इसको बोलते हैं त्रिगर्भा। मतलब एक एक ग्रह के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। तो ये बाहर की बाउंड्री, फिर इसके अंदर एक घर, घर के अंदर फिर एक तरह से एक कमरा हो गया मान लो। यहाँ पे इसका बेड वगैरह लगा देंगे, इस पे पेशेंट को रख के यहाँ पे पेशेंट को रहेगा, और उसको रसायन का सेवन करवाएंगे। तो ये है त्रिगर्भा, मतलब 3 लेयर एक तरह से।
ये ऐसा क्यों करते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो वायु है, आतप है, उसके मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, इसलिए इसको ऐसे 3 लेयर में बनाया है। लेकिन अगर वो ऐसे है तो इसमें मतलब वेंटिलेशन के लिए भी फिर कुछ होना चाहिए, तो उसने बोला है कि सूक्ष्म लोचनाभ त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचन मतलब छोटे-छोटे छिद्र होने चाहिए इसमें। ज़्यादा बड़े होंगे तो वो डायरेक्ट फिर वायु के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, तो उसमें छोटे-छोटे छिद्र होने चाहिए वेंटिलेशन के लिए, ठीक है? तो ये चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट थी। एक तो इसकी क्या थी, डायरेक्शन पूर्व और उत्तर दिशा में, दूसरा कुटी कैसी त्रिगर्भा होनी चाहिए, मतलब एक ग्रह के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, और सूक्ष्म लोचना मतलब उसमें छोटे झरोखे होने चाहिए, तो ऐसी होनी चाहिए। तो देखो, एक ग्रह के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा ग्रह, और छोटे छोटे झरोखे हो। कुटी की जो दीवार है वो कैसी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। जो कुटी प्रत्येक ऋतु में सुक्कर हो, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्दियों में प्रॉब्लम आ रही है या गर्मियों में प्रॉब्लम, गर्मी में मर रहे हो, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सभी ऋतुओं में मतलब वो नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह रहे उसमें। आवश्यकता अनुसार प्रत्येक कार्य करने के लिए पृथक पृथक स्थान बनाए, मतलब उसमें अब तुम अलग अलग बना दो, कंपार्टमेंट टाइप बना दो। मन के लिए सुक्कर हो, उस कुटी में अप्रिय और अनुचित शब्द का प्रवेश न हो, ठीक है। मन के अनुकूल, आवश्यकता के अनुकूल सामग्री हो, ठीक है। सर्वदा वैद औषध ब्राह्मणों वर्गों से युक्त हो, मतलब उसमें वैद हो, औषध हो, ब्राह्मण वगैरह ही हो, ठीक है। तो ऐसी कुटी का निर्माण करवाना है। मेनली क्या था, एक तो इसकी डायरेक्शन याद करनी है, कौन सी है, पूर्व उत्तर दिशा में, और दूसरी क्या याद करना है, कुटी कैसी हो, त्रिगर्भा होनी चाहिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी रीड मार के छोड़ देना। आगे बढ़ते हैं। अब कुटी में प्रवेश करने की विधि। कुटी में प्रवेश करने के लिए देखो, कब उसमें प्रवेश करना है, जब सूर्य उत्तरायण हो, शुक्ल पक्ष हो, तृतीय नक्षत्र जो है वो उत्तम हो, शुभ मुहूर्त हो। उस समय अपने को क्या करवाना है, अपने बाल बनवाने हैं, मतलब बाल वाल कटवाने हैं। धृति स्मृति बल को धारण करके श्रद्धापूर्वक सावधान होकर रज और तम इन मानसिक दोषों से दूर, प्राणी मात्र की कल्याण कामना करते हुए देवता ब्राह्मण की पूजा और दक्षिणा देकर उसमें क्या करना है, कुटी में प्रवेश करना है। मेनली कब याद करना है, सूर्य उत्तरायण हो। सूर्य उत्तरायण मतलब कौन कौन सी ऋतु आती है उत्तरायण में, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। मतलब इन 3 ऋतुओं में अपने को क्या करना है, कुटी में प्रवेश करना है। शुक्ल पक्ष में करना है, जो तिथि और नक्षत्र है वो उत्तम होनी चाहिए, शुभ मुहूर्त होना चाहिए। फिर उसके बाद अपने को क्या करवाना है, अपने बाल वाल बनवाने हैं, बल बल को धारण करना है, सावधान होकर रजत तम इन जो मानसिक दोष है इनको दूर करना है, ठीक है। सभी जो प्राणी वगैरह हैं, उनकी कल्याण कामना करते हुए देवता ब्राह्मण इनकी पूजा करके फिर उस कुटी में प्रवेश करना है। ओके। इसके बाद अपन पढ़ते हैं रसायन प्रयोग से पूर्व शोधन, मतलब रसायन जो प्रयोग करवाते हैं उससे पहले क्या करवाना है, अपने को शोधन करना है, शरीर का क्या करवाना है, शोधन करवाना है। तो देखो, कुटी में देखो, तत्सम संशोधन शुद्ध सुखी जात बल पुनः। तो कुटी में प्रवेश करने से पहले संशोधन औषधियों से शुद्धि करनी। संशोधन मतलब एक तरह से क्या करना है, पंचकर्म, पंचकर्म करवाना उसको। शरीर में उसको पूर्ण बल कब मिलता है, संसर्जन क्रम से। मतलब देखो क्या होता है, मैं बताऊँ। किसी भी चीज़ में देखो, एक तो आता है पूर्व कर्म, फिर लास्ट में आता है संसर्जन, सॉरी पश्चात कर्म, है ना। और बीच में आते हैं अपने पूर्व कर्म, पश्चात कर्म, और ये आता है बीच में आ जाता है अपने ये पंचकर्म वगैरह। तो पूर्व कर्म में तो अपने क्या आता है, स्नेहन स्वेदन। पंचकर्म में अपने आ जाएंगे भवन विरेचन, विरेचन वगैरह। पश्चात कर्म में आता है संसर्जन क्रम, मतलब जिसमें ये यवागु पेय अबिलिपि वगैरह इनका क्या करवाते हैं, पान करवाते हैं शरीर में बल बढ़ाने के लिए, क्योंकि पंचकर्म से क्या हो जाता है, बल कम हो जाता है शरीर का। तो इसके बाद पश्चात कर्म करवाना पड़ता है। तो सबसे पहले यही सीरीज चलती है कि पहले अपन स्नेह संवेदन करवाते हैं, उसके बाद ही तो पंचकर्म करवाते हैं, फिर उसके बाद अपन पश्चात कर्म करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि संशोधन औषधियों से शुद्धि, मतलब पंचकर्म करवाना है, फिर उसके बाद शरीर में पूर्ण बल मतलब एक तरह से संसर्जन कर्म करवाना है, उसको बल बढ़ाए। फिर उसके बाद क्या करवाना है, रसायन का सेवन करवाना है। ठीक बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, संशोधन औषधि, अपन बात कर रहे हैं संशोधन औषधि में। सबसे पहले है हरित के आदि चूर्ण। ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसका पहला जो नाम औषध जो इसमें कंपोनेंट है वो क्या है, हरित की, इसलिए इसका नाम है हरित के आदि चूर्ण। बहुत सारे ऐसे चूर्ण वगैरह हैं, उनका नाम इसका ऐसे दे रखा है, उसके
पहला ड्रग के नाम के आधार पर, ठीक है। तो हरित के आदि चूर्ण, हरित के आदि चूर्ण के अब सबसे पहले अपन घटक द्रव्य याद करते हैं। तो घटक द्रव्य याद करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे याद करना है। सबसे पहले आप पढ़ो त्रिफला। त्रिफला में क्या चीज़ आता है? हरित की, हरित की, आम्ल की और विविध की। लेकिन यहाँ पे विविध की में बी से विविध की जगह बी से बिडंग याद आपको करना है, ठीक है, बिडंग। विविध की जगह क्या आ जाएगा? बिडंग। तो ये आपको याद रखना है। फिर आता है त्रिकटु। त्रिकटु में क्या आता है? शुंठी, पीपली, मरीच। शुंठी, पीपली और मरीच। मरीच यहाँ पे मरीच नहीं आएगा, मतलब लास्ट वाले जो चीज़ है वो नहीं आएगी दोनों में। तो यहाँ पे मरीच की जगह क्या जाएगा? बचा। ये मचा नहीं, बचा है, ठीक है। तो हरित की, आम्ल की और बिडंग। फिर एक हो जाएगा त्रिकटु में शुंठी, पीपली। पीपली में मरीच की जगह क्या हो जाएगा? बचा। और फिर 3 चीज़ें जो अपनी नॉर्मली किचन में मिल जाती है, जो हल्दी है, संदम नमक है और एक गुड़। तो एक तरह से त्रिफला, त्रिकटु और ये तीनों किचन वाली चीज़ें। ट्रिपल हम क्या याद रखना कि विविध की जगह क्या आ जाएगा? बिडंग। यहाँ पे मरीच की जगह आ जाएगा बचा। और यहाँ पे 3 चीज़ें याद होंगी। अब बात करते हैं अपन इसके अनुपान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विभेद उष्णाम अम्बुनाम। उष्णाम अम्बुनाम मतलब उष्ण जल से। कैसे लेना है इसको? गर्म पानी से लेना है। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फिर इसके अलावा इसकी मात्रा भी आती है। वैसे मात्रा इस श्लोक में दे नहीं रखी, लेकिन बुक में दे रखी है, वो है 1 तोला। 1 तोला ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। 1 तोला, 1 तोला की मात्रा में इसको देते हैं, ठीक है। तो 1 तोला की मात्रा में इसको खाने के लिए अपने को पेशेंट को देना है। तो इसके ये घटक द्रव्य हो गए, ये इसका अनुपान हो गया उष्ण जल, ये मात्रा हो गई 1 तोला। अब ये इसको दे दी, उसकी बॉडी में क्या करेगा? जाके शोधन करवाएगा। उसका जो शरीर है वो अगर इसके सेवन के बाद शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद अपने को क्या करवाना है? माना कि अपने को संशोधन औषधि दी, उसका शरीर क्या हो गया? शुद्ध हो गया। उसके बाद अपने को संसेचन क्रम का पालन करना है। अभी अपन पढ़ के आए थे ना कि पंचकर्म है, उसके बाद अपन को बल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे थे? संसेचन क्रम कर रहे थे। संसेचन क्रम का पालन करना है। उसमें आपने को क्या करना है कि अगर देखो हीन शुद्धि हुई है तो 3 दिन तक, मध्यम शुद्धि हुई है तो 5 दिन तक और प्रवर शुद्धि हुई है तो 7 दिन तक यवागु का सेवन करना है। या जब तक मल की शुद्धि नहीं हो जाए तब तक सेवन करना है, ठीक है। हीन में तो 3 दिन, मध्यम में 5 दिन और प्रवर शुद्धि में 7 दिन तक यवागु सेवन, या फिर मल की शुद्धि नहीं हो तब तक यवागु को सेवन करना है। यवागु कौन सी है? पुराणस्य सर्पिसाम यावकम, मतलब पुराने घर से संस्कारित पुराने यव की यवागु। पुराणस्य सर्पिसाम यावकम, तो घर से संस्कारित पुराने यव की यवागु उसको देनी है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, उसका कोष्ठ शुद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद अपने क्या करवा देंगे? रसायन का सेवन करवा देंगे। ये तो अपन ने पढ़ा था अभी, देखो पीछे कि संशोधन औषधि शुद्धि करवा रही थी, उसके बाद बल मतलब एक तरह संशोधन क्रम अभी अपन पढ़ा है। फिर उसके बाद रसायन का सेवन, तो ये संशोधन क्रम हो गया ना, यवागु का सेवन। ये 3 हीन में, 5 मध्यम में, 7 दिन प्रवर में। तो इसका ये याद रखना, अनुपान इम्पोर्टेंट है, उष्ण जल। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं हरितकी के गुण। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल जा गया उसमें, देखो इसमें 2 चीज़ है, विश्व भेषजम, ये किसके लिए बोला गया? शुंठी के लिए। और रजनी, ये रजनी किसके लिए बोला गया? हरिद्रा के लिए। हाँ, ये हरिद्रा, हरिद्रा के लिए बोला गया, ठीक है। तो ये 2 चीज़ अपने को नई सीखने को मिलेगी। रजनी किसका पर है? हरिद्रा का। विश्व भेषजम किसका? शुंठी का। फिर अपन ने हरितकी का पढ़ा, तो अब इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो हरितकी पंचरसानाम उष्णाम और एलवनाम शिवाम। तो हरित की जो पंचरस मतलब पंचरस से युक्त होती है। कौन सा नहीं होता इसमें? एलवनाम मतलब लवण नहीं होगा, तो लवण रहित पंचरस युक्त होगी, ठीक है। उष्णाम मतलब उष्ण वीर्य होगी। और शिवाम, शिवाम मतलब होती है कल्याणप्रद, मतलब शरीर के लिए अच्छी होती है। दोसा अनुलोमनी मतलब दोषों का क्या करती है? अनुलोमन करती है। इसके अलावा ये लघु मतलब लघु होती है। दीपन पाचन कर्म, दीपनम पाचनियम, तो लघु होती है, दीपन पाचन करना कराने वाली होती है।
आयुष्याम पौष्ट की धन्याम बैसी स्थापनी पराम। देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आयुष्य मतलब अपनी जो आयु आयु है उसको व्यवस्थापन करेगी, उत्तम व्यवस्थापक है, ठीक है। आयु आयु को बढ़ाती है, पोषण करती है, ठीक है। वैसी स्थापनी पराम, वैसी स्थापनी पराम मतलब उत्तम व्यवस्थापक। लेकिन एक चीज़ अपन पढ़ के आए हैं, अग्रय द्रव्य, अग्रय द्रव्य जो व्यय स्थापना नाम में श्रेष्ठ बोला था वो जो बोला था आम्लकी, और पथ्य नाम मतलब जो पथ्य द्रव्य उनमें बेस्ट कौन बोला था, हरितकी। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्यय से स्थापनी पराम और यहाँ पे है व्यय स्थापना नाम। तो ये याद रखना, व्यय स्थापना नाम में तो आती है आम्लकी, व्यय से स्थापनी पराम में आएगी हरितकी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। व्यय स्थापना नाम आता है आम्लकी के लिए, व्यय से स्थापनी पराम किसके लिए आएगा, हरितकी के लिए। ये अग्रय द्रव्य में है, चरक सूत्र में जो अग्रय द्रव्य है वहाँ पे ये दे रखा है। हरितकी को पथ्य नाम में, पथ्य जो द्रव्य उनमें श्रेष्ठ बोला है, और आम्लकी को व्यय स्थापन के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखो सर्व रोग प्रशमनी मतलब सभी रोगों को शांत करती है। बुद्धि इंद्रिय बल प्रदान, बुद्धि और इंद्रियों को क्या करेगी, बल प्रदान करेगी। फिर इसके अलावा देखो इसमें कुछ रोग दे रखे, जैसे कुष्ठ है, गुल्म हुआ, उदावर्त हुआ, यक्ष्मा, पांडु, मदात्य, अर्श, ग्रहणी, जीर्ण, विषम ज्वर, हृदय रोग, शिरोरोग, अतिसार, अरुचि, काश, प्रमेय, आना, प्लीहा वृद्धि, उदर रोग, मुख से कफ का स्राव होना, स्वर भेद, शरीर की छाया में विकृति, कामला, कृमि, शोष, तमक श्वास, बमन, नपुंसकता, अंगों का अवसाद, स्रोतो विबंध। तो ये बहुत सारे रोगों में काम आती है। मैं लेकिन आपको याद क्या करना था, एक तो आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। दूसरा ये क्यों इम्पोर्टेंट हुआ, क्योंकि इस ये इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा इसलिए। तो ये रोग है, इनमें काम आती है। कुष्ठ जैसे कुष्ठ हुआ, एक्स्मा हुआ, पांडु हुआ, कामला हुआ, कृमि हुआ, शोष हुआ, तमक, वमन, उदर रोग, प्लीहा, आना, प्रमेय, काश, अरुचि, सिरो रोग, अतिसार, हृदय रोग, नपुंसकता, बहुत सारे रोगों में काम आएगी, ठीक है। इसके अलावा स्मरण शक्ति, बुद्धि व्यामोह को भी हृदय शीघ्र दूर करती है, ठीक है। स्मरण शक्ति को बढ़ाती है, वृद्धि के जो भ्रमोह मतलब एक तरह से मोह हो गया, बुद्धि मोह, उसको दूर करेगी। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। स्मृति बुद्धि प्रमोम च शीघ्रम हरित की, यहाँ पे देखो डैश 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 करके दे देंगे, ये लाइन लिख देंगे, यही सिर्फ ये भी दे सकते हैं, बट मेनली ये वाली लाइन दे देंगे, यहाँ पे डैश डैश करके दे देंगे, जैसे हरित क्या आएगा, विविध क्या आएगा, अम्ल क्या आएगा, क्या आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये पूरी लाइन। स्मृति बुद्धि प्रमोम च शीघ्रम हरित की मतलब ये क्या करेगी, स्मृति को बढ़ाएगी, ठीक है। बुद्धि के जो प्रमोह हो गया है उसको दूर करेगी, ठीक है, हरित की। तो ये वाली लाइन को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसके अलावा अगर हम जाति देखें, भाव प्रकाश ने हरित की 7 जाति है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक आप याद कर सकते हो, वीर, पूत, अभय, जी, अमृता। देखो वीरपुत, अवैजी और अमृता चेतक से गए, ये इसकी ट्रिक है, आप याद कर लो। वीरपुत, अभयजी और अमृता चेतक। चेतक आप घोड़ा मार सकते हो, चेतक वो स्कूटर आता था ना पहले, वो भी मार सकते हो, मतलब वो दोनों साथ में गए। तो वीर से, वीर में बी से हो जाएगा विजया, रै से हो जाएगा रोहिणी, पूत से हो जाएगा पूतना, अभय से हो जाएगा अभया, जी से हो जाएगा जीवंती, अमृता से अमृता, चेतक से चेतकी। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ये इसकी 7 जाती है, ठीक है। इसके अलावा भाप्रकाश ने हरितकी का प्रयोग देखो, चर्विता बर्धत अत्यग्नि मतलब चर्विता मतलब चबाने से, चबाने से क्या करेगी, अत्यग्नि मतलब अग्नि को बढ़ाएगी। अगर इसको तुम ऐसे मुंह में रख के चबाओगे तो क्या करेगी, अग्नि को बढ़ाएगी। पेशिता मल शोधनी, पेशिता मतलब उसको एक तरह से पीसना। अब पीसेंगे, ठीक है, किसी चीज़ को पीसेंगे, अगर उसको पानी मिला के पीसेंगे तो वो बन जाएगा क्या, कल्क। और अगर सूखा पीस रहे हैं तो क्या बनेगा, चूर्ण, ठीक है। दोनों तरीके से बन सकते हैं।
तो अगर इसको पीसेंगे तो ये क्या करेगी, मल का शोधन करेगी, मतलब मल को निकालेगी एक तरह से, मल शोधनी, ठीक है। तो ये मल का शोधन भी कर रही है। वहीं अगर तुम इसको सुनना सुनना मतलब बॉयल बॉयल कर दो तो संग्रहणी, मतलब मल का क्या करती है, ग्रहण। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मल का शोधन भी कर रही है और मल का संग्रहण भी कर रही है। अगर पेशिता पेशिता मतलब अगर उसको पीसोगे तो ये क्या करेगी, मल का शोधन। वहीं अगर तुम इसको बॉयल करके यूज करोगे तो ये क्या करेगी, संग्रहणी। इसके अलावा एक होती है पथ्या। भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष। भ्रष्टा मतलब एक तरह से मतलब रोस्ट करना इसको। अगर रोस्ट करके यूज में लोगे तो क्या करेगी, त्रिदोष मतलब तीनों दोषों को शांत करेगी। त्रिदोष नाशक। त्रिदोष मतलब हो गया त्रिदोष नाशक। अगर रोस्ट करके यूज करोगे तो त्रिदोष नाशक हो जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हरित की सेवन के अयोग, मतलब किस किस को हरित की का सेवन नहीं करना। देखो हरित की क्या होती है, हरित की होती है रूक्ष, ठीक है। हरित की जो है रूक्ष होती है, तो इसको किस किस में नहीं करवाना। देखो अजीर्ण के रोगी है उसको इसमें नहीं करवाना। दूसरा रुक्ष भोजन करने वाले, देखो पहले से वो रुक्ष भोजन कर रहा है, उसको तुम रुक्ष और खिला दोगे, क्योंकि हरित की है रुक्ष, तो और बॉडी में रुक्षता बना देगी, उसको प्रॉब्लम कर देगी, बात प्रकोप कर देगी ठीक है। अधिक मैथुन मदिरापान और विष के सेवन से जिसका शरीर कर्षित हो गया, मतलब उसका पूरा शरीर सूख गया, कर्षित हो गया। कर्षित जो व्यक्ति, उसको तुम रुक्ष चीजें थोड़ी दोगे, स्निग्ध चीजें दोगे, ठीक है। स्निग्ध चीजें दोगे, रुक्ष चीजें अगर दोगे तो उसकी और प्रॉब्लम बढ़ाएगा, और कर्षित हो जाएगा वो। इसके अलावा जो भूख प्यास और गर्मी से पीड़ित हो, क्षुधित तृष्ण उष्ण अर्धिताश्च। यहाँ पे याद रखना जो अर्धित है ना, ये फेशियल पैरालिसिस नहीं है। यहाँ अर्धित का मतलब है पीड़ित। ये आपको याद रखना है कि ये क्षुध मतलब भूख, तृष्णा मतलब प्यास, और उष्ण मतलब गर्मी, गर्म अर्धित मतलब पीड़ित। यहाँ पे अर्धित का मतलब है पीड़ित, नॉट फेशियल पैरालिसिस। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी मैं आपको आगे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा कि अजीर्ण के रोगी, रुक्ष भोजन करने वाले, अधिक मैथुन मथुरा पानी जिसके सेवन करने वाले और भूख प्यास गर्मी से पीड़ित है, उनके लिए हरित का सेवन नहीं करवाना। अब देखो हरित की के बाद क्या हुआ, आम्ल की। ये है ना चैप्टर अभय आम्ल की बात। अभय किसका पढ़ रहा है, हरित की का। अभय आम्ल की, इस पाद का नाम क्या है, अभय आम्ल की। अभय तो हो गई हरित की, आम्ल की, अब आम्ल की गुण पढ़ेंगे। अभय अपन पढ़ चुके, अब आम्ल की। तो देखो हरित की और आम्ल की के जो दोनों गुण है वो सेम है, बस क्या डिफरेंस है कि आम्ल की जो है वो शीतवीर है और हरित की उष्णवीर। अभी अपन पढ़े थे ना कि पंचरस युक्त होती है हरित की, और उष्णवीर होती है। तो ये तो है हरित की उष्ण और आम्ल की है शीतवीर, तो ये इन दोनों में ये वाला डिफरेंस है, बाकी जो इनके गुण है वो पूरे सेम है। अब हिमालय से उत्पन्न औषधि श्रेष्ठ। हिमालय उत्पन्न औषधि श्रेष्ठ क्यों है, देखो औषधि प्राप्त करने के लिए पर्वतों में उत्तम हिमालय पर्वत है। पर्वतों में कौन सा उत्तम है, श्रेष्ठ हिमालय। अतः हिमालय पर्वत पर अपने समय पर उत्पन्न फल जो रस बीज से पूर्ण हो, जिसमें समय समय पर विधि पूर्ण सूर्य जल छाया वायु लगते हो, जो दावाग्नि से न जले हो न सड़े हो, जो पक्षी आदि से न खाए गए हो, जिसमें कोई रोग उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे फलों को औषधि ग्रहण में प्रयोग करना चाहिए। तो ये बताया गया कि कौन सी जो औषधियाँ हिमालय पे उत्पन्न, उनको अपने को ग्रहण करना है। तो पहली बात देखो, जो पर्वत है उनमें श्रेष्ठ किसको माना गया है, हिमालय को। अब हिमालय से तुम औषधि ग्रहण करोगे तो कैसी करनी है, सही यूज औषधि ग्रहण करोगे ना, ऐसा नहीं कुछ भी उठा के लिया सड़ी गड़ी उठा लाया ऐसे थोड़ी। तो कैसी करनी है, जो रस बीज से पूर्ण हो, कोई भी फल है वगैरह वो कैसा हो, रस बीज से पूर्ण होना चाहिए। समय समय पर उसको धूप मिली हो, पानी मिला हो, छाया मिली हो, वायु मिली हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे वो जंगल में आग लग जाए उसे जले नहीं होना चाहिए, सड़ा नहीं होना चाहिए, पक्षी आदि के द्वारा खाया नहीं होना चाहिए, कोई रोग उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फलों को औषधि के रूप में प्रयोग लाना है, ठीक है। आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, अब इसके अपन आगे एमसीक्यू वगैरह देखेंगे जो आए हुए हैं, पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो बीएचयू में 2007 में पूछा गया है कि बाधन और सानुबाधन किसके वेद हैं, किसके वेद हैं बताओ। एबिसेस के पढ़ा बताया था ना, बाधन मतलब वही एक्यूट, सानुबाधन मतलब क्रॉनिक, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है।
इसके अलावा ये उत्तरांचल एमडी में पूछा है 2011 में, प्रशमन किसका पर्याय है? किसका पर्याय पढ़ा है अपन ने? भेषज का। मैंने आपको बताया था ना, P4 याद रखना अच्छे से। देखो प्रायश्चित, प्रशमन, प्रकृति स्थापन और पथ, ये 4 P4 मैंने याद करवाए थे आपको। प्रशमन किसका पर्याय है? भेषज का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भेषज। फिर इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक साधन का पर्याय नहीं? ये चरक चिकित्सा मतलब NIE में 2007 में पूछा गया, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, कौन सा एक साधन का पर्याय नहीं है? तो वही समुत्थान। पथ्य, प्रायश्चित और प्रशमन। देखो मैंने वो बताया था P4, कितने क्वेश्चन मिल गए? 2 क्वेश्चन तो मिल ही गए ना इसमें से। साधन किसका पर्याय था? एक सेकंड, साधन किसका पर्याय था? भेषज का। और भेषज के ये अपन 3 पर्याय पढ़े, ये समुत्थान नहीं पढ़ा था ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा पर्याय नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा समुत्थान। देखो निम्न में से हरित की सेवन का अयोग्य कौन है? अभी पढ़ा है तो जस्ट अजीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजीन। ये ठीक है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, जोधपुर में 2010 में, ठीक है। तो देखो, स्वस्थ से ओजस्कर चिकित्सा है, किसकी चिकित्सा है? क्या है ये? रसायनबाजी करनी तो है। अभी पढ़े अपन, स्वस्थ से ओजस्कर 2 प्रकार का होता है, रसायन और बाजीकरण। ये MPPSC MO 2014 में पूछ रखा है। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं इसको, फिर आगे वाला इसमें योग दे रखे हैं, ठीक है। 6 योग हैं इस पहले पाद में, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।